portion of the lecture is electrolysis. What is electrolysis, my dear students? Is a redox process which takes place in electrolytic cell, in which an electrolyte ionizes and the ions goes to opposite electrodes where electrolytic reactions takes place and different kinds of products are produced. This whole process is called electrolysis. Now इलेक्ट्रोलिसिस को दो तरीके से किया जा सकता है. इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास मेन जो एक चीज होती है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट. तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की दो फॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हम किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है विच इज कॉल्ड फ्यूज्ड स्टेट या फ्यूज सॉल्ट्स. और ये बेसिकली जो फ्यूज सॉल्ट होते हैं ये एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत, यानी इसके अंदर वाटर नहीं है, ये प्योर स्टेट है और इसके अंदर सिर्फ का सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही होगा. सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्चुअली एक्वस. एक्वस के लिए AQ लिखा मैंने, सोल्यूशन के लिए SOLN लिखा और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स. ये जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स हैं are the basically present in the water. अब ये कह सकते हैं these are aqueous electrolyte. यहां पे हमारे पास वाटर भी होता है. इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीशीज जो अपने में से करंट को पास करने देगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन यू कैन से. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज स्टेट में यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो एक बात यहां पे आपने याद रखनी है, वो क्या? प्रोडक्ट्स आर प्रेडिक्टेबल. जौन सी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स पे प्रोड्यूस होगी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रिजल्ट में, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके, बट इन दिस केस यू कैन राइट प्रोडक्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल. आप इस केस में प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो लुक इट, इसको डिटेल में जानने के लिए हमें एक जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंपोजिशन को जानना होगा. तो हमारे पास याद रखिएगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एक वेसल है और इस वेसल के अंदर हमारे पास मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं. दे आर टू इलेक्ट्रोड्स, वन एक्ट एज एनोड जो मैंने पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर दिया, अदर एक्ट एज कैथोड. ये एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये डिपेंड करता है बैटरी के टर्मिनल पे. अगर आप यहां पे मैं बैटरी को रिप्रेजेंट करता हूं, अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा. अब ये जो करंट भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं दैट इज एक्चुअली डीसी. डीसी यहाँ पे डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट जब भी कभी आप अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड जो है वो परमानेंट रहते हैं. कैथोड कैथोड का बिहेव करता है, एनोड एनोड के तौर पर बिहेव करता है. लेकिन अगर हम यहाँ अल्टरनेट करंट AC यूज करें तो करंट हमेशा शफल करता है. ये नेगेटिव करंट कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, तो इलेक्ट्रोड स्पेसिफाई नहीं होंगे और इनके ऊपर चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव रोटेट करते रहेंगे. सो हम AC करंट से अवॉइड करते हैं और DC डायरेक्ट करंट को यूटिलाइज करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस सेल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है. अब ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए? हमने कहा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. से हम पहली ऑप्शन को यूज करते हैं, यहां पे हम NaCl यूज कर लेते हैं विच इज इन द मोल्टन स्टेट, फ्यूज स्टेट में. तो NaCl को आप इसमें यूटिलाइज करेंगे फ्यूज स्टेट में तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में होगा और हमारे पास सोडियम आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे. जैसे ही आप यहां पे बैटरी से इनको कनेक्ट करने के बाद करंट अप्लाई करेंगे तो करंट अप्लाई करने के बाद ये जो आयंस है ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, क्लोराइड पॉजिटिव पोल की तरफ और सोडियम नेगेटिव पोल की तरफ. अब देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैपेंड एट एनोड, क्योंकि ये वाली साइड हमने कहा ये बेसिकली एनोड है जिसपे मैंने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया और ये वाली साइड जो है ये कैथोड है डिपेंडिंग अपॉन बैटरी टर्मिनल्स. तो
हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं ऊपर वाले फ्यूज स्टेट के केस में, व्हाट हैपेंड एट एनोड, जिसको मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया, तो पॉजिटिव के ऊपर 2 क्लोराइड आइंस goes there and loses electrons, 2 electron here, and convert into chlorine gas, or we know the loss of electron is called oxidation. और what happened at cathode, तो cathode पे 2 sodium ions will go there and by gaining 2 electron, arrow के ऊपर मैंने लिखे, and convert into sodium. तो gain of electron is basically called reduction. तो हमने जाना, और आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के अपने ही आयंस हैं, और बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव आयन जो है नोड पे जाएगा और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। इस केस में सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा और रिडक्शन होगी और सोडियम सॉलिड बनेगा। तो एक तरह से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर लिया कि क्लोरीन एनोड पे प्रोड्यूस होगी और सोडियम कैथोड पे प्रोड्यूस होगा। तो हमारी ये बात यहाँ पे क्लियर हुई, प्रोडक्ट्स आर प्रेडिक्टेबल। अब सपोज हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में अगर मैं यहां थोड़ी चेंज करूं और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है मोल्टन की बजाय हम एक्वस यूज कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब आप एक्वस यूज करेंगे तो आप याद रखें कि इसी सेल के अंदर हमारे पास H आयंस भी आ जाएंगे जो वाटर से आएंगे, और हाइड्रोक्सिल आयन OH आयंस भी आ जाएंगे जो वाटर से आएंगे। अब अगर आप ये देखेंगे कि व्हाट हैपेंड एट एनोड एंड कैथोड इन केस ऑफ एक्वस NaCl, तो दोबारा से आप चेक कीजिएगा एनोड पे, तो मुझे बताएं कि एनोड की तरफ नेगेटिव आयन जाता है। यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन है, एक क्लोराइड है और एक हाइड्रोक्सिल आयन है। कौन सा आयन जाएगा? डेफिनेटली वो आयन जाएगा जिसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है। तो जब भी कभी इन दोनों आयंस का कंपटीशन आता है तो रिमेंबर हैलोजन आयन जो है वो हमेशा से ऑक्सीडाइज होता है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा है, और जो ऊपर वाले केस में रिएक्शन हुआ इस केस में भी वही रिएक्शन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है एनोड पे होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें कि अब अगर हम बात करते हैं कैथोड की, व्हाट हैपेंड एट कैथोड, तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास 2 आयंस है कंपटीशन में, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयंस। अब इन दोनों आयंस में से कौन सा आयन वो कैथोड की तरफ आएगा और वहां जाके रिड्यूस होगा? हमें पता है कैथोड पे हमेशा से रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा से ऑक्सीडेशन होती है। तो इसका भी एक आइडिया है कि दोनों में से हमने देखा कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, मिंडू से उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सोडियम आयन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन आयन जो है एक्वस मीडिया के अंदर है, ये आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहां से एवॉल्व होती है, और दिस प्रोसेस एक्चुअली रिडक्शन प्रोसेस। अब हमने यहाँ पे ये जानना है कि कौन से आयंस हों तो कौन सा आयन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। पहले हम बात कर लेते हैं एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होने वाले आयंस की। तो रिमेंबर जब भी कभी हैलोजन आयन का कंपटीशन होगा हाइड्रोक्सिल आयन से, तो याद रखिएगा हैलोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन से ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी हाइड्रोक्सिल आयन से ज्यादा है। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन को कंपेयर करें किसी लार्जर आयन के साथ, तो लाइक नाइट्रेट आयन है हमारे पास, और नाइट्रेट के बाद सल्फेट आयन है, कहीं किसी इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, लाइक हमारे पास फॉस्फेट आयन है लार्जर साइज का, कार्बोनेट आयंस है, सॉरी 3 कार्बोनेट आयंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर लार्जर साइज के आयंस आएंगे तो उनकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी हाइड्रोक्सिल से भी कम है। रीजन क्या है? बिकॉज इन आयंस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डीलोकलाइज्ड होता है। स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज साइज का है, मैसिव आयंस है, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये आयन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, जिसकी वजह से इनके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी और हाइड्रोक्सिल आयन से भी कम है और हैलोजन आयन से तो कम है ही। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कैथोड के ऊपर जहां रिडक्शन होगी, जहां आयंस रिड्यूस होंगे, तो उसका भी आप ट्रेंड याद रखिएगा। रिड्यूस होने का ट्रेंड ये है कि जब भी कभी कोई एलिमेंट जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन पे लोअर है, लोअर पोजीशन, तो वो ऐसा आयन होगा
जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी, रिड्यूस होने की एबिलिटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा होती है, तो तब हमेशा से वही आयन हाइड्रोजन पे प्रेफरेंस लेगा और वही आयन रिड्यूस होगा, तब हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होगा। लाइक कॉपर आयन आता है तो हाइड्रोजन से ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा, सिल्वर आयन आता है, गोल्ड आयन आता है तो हाइड्रोजन से ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा, और इस इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन की बजाय फिर लोअर पोजीशन वाला आयन ही कैथोड की तरफ जाएगा। और रिमेंबर, अगर हाइड्रोजन के साथ कंपटीशन आ जाता है ऐसे आयन का जो पोजीशन में हायर है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो फिर याद रखिएगा तब हाइड्रोजन आयन की एबिलिटी ज्यादा है रिड्यूस होने की। जैसे हमने ऊपर देखा भी कि हाइड्रोजन और सोडियम के केस में हाइड्रोजन जो है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और रिड्यूस हुआ है रादर देन द सोडियम। तो ये बात आपने यहाँ पे रिमेंबर याद रखनी है। तो लुक एट ओवरऑल, मैं अगर आपको बताऊं हमने जो बात की है आज, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो इस तरह का सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जा रहा है और एनोड कैथोड लगा हुआ है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, तो आपने नोट किया कि आज के इस प्रोसेस के अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट बात थी वो ये है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसके अंदर बेसिकली आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है, और इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए आपने केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है। एंड वी नो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस हुआ है इज एक्चुअली रेडॉक्स प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ है। सो आई कैन राइट इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स प्रोसेस। वेदर इन गैल्वेनिक सेल के अंदर ये रेडॉक्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स प्रोसेस।